व्यवस्था का नकारात्मक पहलू। साथियों, इस व्यवस्था का सबसे नकारात्मक पहलू यह है कि इस दौड़ में योग्यता और प्रतिभा गौण हो जाएगी और पैसा प्रमुख हो जाएगा। जिनके पास पैसा है वे उस पैसे का उपयोग करके अपने प्रतिभाहीन बच्चों को भी पैसों के बल पर IIT और MBA करा लेंगे, और जिनके पास पैसा नहीं है उनके प्रतिभावान बच्चे भी देखते रह जाएंगे। इससे देश की प्रतिभाओं के विकास के अवसर रुक जाएंगे। साथ ही यह अंधी दौड़ देशवासियों के बीच जो बंधुत्व भाव होना चाहिए उसे बुरी तरह प्रभावित करके समाप्त कर देगा। लोग स्वकेंद्रित होकर केवल अपना हित साधन करने में लगे रहेंगे। वैसे भी भारत में राष्ट्रीय भावना और बंधुत्व का अभाव है। शिक्षा के निजीकरण और व्यवसायीकरण से यह और गहरा हो जाएगा। जन सामान्य अनपढ़ रहेगा। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो पा रही है। स्कूलों के अध्यापकों को अध्यापन के दूसरे कई कामों में झोंक दिया जाता है। इससे पढ़ाई प्रभावित होती है। इसके साथ ही दोपहर का भोजन और दाल चावल दलिया देने के ऐसे कार्यक्रम स्कूलों में होने लगे हैं। पढ़ाई तो गौड़ होकर रह गई है। बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर कम और खाने पर अधिक रहता है। यह सब इसलिए किया जाता है कि जो अभिभावक बच्चों को वास्तव में पढ़ाना चाहते हैं वे ही पढ़ाई नहीं होने के कारण अपने बच्चों को वहीं से हटाकर निजी स्कूलों में पढ़ाने लगे। इस प्रकार स्कूल कम और दाल दलिया केंद्र अधिक हो गया है। इससे भी बच्चे स्कूल तो जाएंगे पर अनपढ़ ही रहेंगे। यह सिलसिला चलता रहा तो सरकारी स्कूल बंद होने के कागार पर चले जाएंगे। फिर न सरकारी स्कूल होंगे न अध्यापक। सरकार इस प्रकार संवैधानिक दायित्व से पीछा छुड़ा लेगी। 1835 में अंग्रेज सरकार ने जब भारत में शिक्षा नीति लागू की थी उस समय देश में केवल 1% लोग पढ़े हुए थे। ये 1% लोग ब्राह्मण थे। इन्हें भी केवल संस्कृत पढ़ना आता था। अर्थ उन्हें भी मालूम नहीं था। इसका अर्थ था सभ्य भारत आईने के अंधकार में डूबा हुआ था। शिक्षा के निजीकरण और व्यवसायीकरण से ठीक वैसी ही कथित फिर से आ जाएगी, क्योंकि शिक्षा के व्यवसायीकरण के कारण शिक्षा इतनी महंगी तो हो जाएगी कि हर एक के बूते रहेगी नहीं। जिनके पास पैसा होगा वे ही अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। गरीबों को यह शिक्षा से वंचित करने का और अनपढ़ रखने का षड्यंत्र ही है। दायित्व से व्यवसाय तक। भारत में शिक्षा की सरकारी दायित्व से निजी व्यवसाय की जो यात्रा है वह बड़ी ही दुखद है। जो सरकार अपने नागरिकों को शिक्षा देने के दायित्व से मुकरती है वह दंड की भागी होनी चाहिए। बांग्लादेश तथा एशिया के अन्य छोटे छोटे देश भारत जैसे विशाल देश के मुकाबले में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे हैं। वे अपने देश के सभी नागरिकों को शिक्षा देने के दायित्व को बखूबी निभा रहे हैं, जबकि भारत सरकार ने अपने इस दायित्व से पल्ला झाड़ लिया है। दायित्व होता है और व्यवसाय में तो धन कमाना ही प्रमुख होता है। सरकार में बैठे लोग निजी विश्वविद्यालयों को पनपाने में हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। पूंजीपतियों को कौड़ियों के भाव विश्वविद्यालय खोलने के लिए जमीनें दे रहे हैं। सरकारों ने ऐसे माध्यमिक विद्यालय खोलने की योजना बनाई जिसके तहत सरकार अपनी जमीन पर विद्यालय भवन बनाएगी और उसके बाद उसे निजी संस्थाओं को सौंप देगी। संस्थाएं अपने हिसाब से अध्यापक रखेंगी। अपने हिसाब से चल निकलती हैं तो पहले से चल रहे सरकारी विद्यालयों को निजी संस्थाओं को सौंपने का सिलसिला भी चल पड़ेगा। यह यदि समय रहते इन सब बातों पर विरोध प्रतिरोध नहीं किया गया तो सारा का सारा शिक्षा तंत्र निजी हाथों में चला जाएगा। शिक्षा तंत्र के निजी हाथों में जाते ही अध्यापकों की हैसियत भी बदल जाएगी। अभी अध्यापक जन सेवक हैं, यानी शासन सत्ता के हिस्सेदार हैं। उनके लिए कानून कायदे हैं। निजी क्षेत्र में जाते ही वे सेठ जी के नौकर हो जाएंगे। तब ना कोई कानून होगा ना कायदा होगा। मालिकों की मर्जी होगी, उनका वेतन देंगे और जब मर्जी होगी तब निकाल भी दिए जाएंगे। अभी निजी विद्यालयों में अध्यापकों का जो हाल है वे उनके भी हो जाएंगे। अब बैंक भी शिक्षा के लिए ऋण देने लगे हैं। ऋण देने का दुष्चक्र फाइनेंस कंपनियों और बैंकों ने चलाया है। वह लोगों के भले के लिए नहीं चलाया गया है। वह तो लोगों को आर्थिक रूप से गुलाम बनाने के लिए चलाया गया है। यह तो कर्जदार बनाने की योजना है। जिसके पास पैसा है वे उस पैसे को बढ़ाने और ब्याज कमाने के लिए कर्ज दे रहे हैं। जो ले रहे हैं उन्हें चुकाना ही होगा। जो कर्ज लेकर पढ़ेगा वह आर्थिक दृष्टि से गुलाम तो पहले ही हो जाएगा। शिक्षा वह होती है जो मुक्त करे। जो बांधे, जो गुलाम बनाए वह शिक्षा कैसे हो सकती है। जो कर्जदार बनाए वह शिक्षा कैसे हो सकती है। इन बातों पर विचार करने की आवश्यकता है।
शिक्षा के निजीकरण और व्यवसायीकरण की परिणति आम आदमी को अनपढ़ रखने और शिक्षितों को पूंजीवाद के गुलाम बनाएगी। यह खतरे की घंटी है जो बज चुकी है। सावधान हो जाना चाहिए और उपाय करना चाहिए। पाठक कहेंगे कि इसका उपाय क्या है? इसका एक ही उत्तर है कि आपके पास उपाय ही उपाय है। चुनाव आने वाले हैं। दिल्ली की लोकसभा और प्रदेश की राजधानियों की विधानसभाओं की कुर्सियों पर बैठकर नीतियां बनाने वाले लोग आपके दरवाजे पर आएंगे। कहेंगे हमें राज करने का अवसर दीजिए। तब उनसे पूछिए कि यह सब क्या कर रहे हो? यह सब नहीं चलेगा। इन्हें छुट्टा मत छोड़िए। इस्तीफा लिखवा कर लीजिए कि हम कहें वैसा नहीं करेंगे तो वापस बुला लेंगे। प्रजातंत्र के असली मालिकों को सही अर्थों में मालिक बनाने की यह तजवीज़ हमारे पास ही है। आप चाहें तो हम मिलजुल कर इस पर अमल करने का प्रयोग कर सकते हैं। नहीं करना चाहे तो मर्जी है आपकी। फिर अपने बच्चों को अनपढ़ अथवा गुलाम दोनों में एक रखने के लिए तैयार रहिए। भागीरथ जी लिखते हैं, धन्य है वे पुरुष जो उन लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के कर्तव्य के प्रति सचेत हैं जिनमें वे पैदा हुए। सौभाग्यशाली हैं वे पुरुष जो यह प्रतिज्ञा करते हैं कि वे उस समय तक दम नहीं लेंगे जब तक अछूत पूर्णतः अपने मानवत्व को प्राप्त न कर लें। भले ही मार्ग में अच्छाई, बुराई, धूप, तूफान, सम्मान, अनादर आदि आएं। मैं दलित विद्यार्थी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप लोग डिग्री लेकर नौकरी पाने के बाद अपने समाज के लिए क्या करेंगे? आप लोगों को अपने घर संसार में ही मग्न ना होकर अपने समाज की ओर भी ध्यान देना चाहिए। अपने समाज के लिए अपने वेतन से यथाशक्ति अधिकाधिक धन देना चाहिए। मैंने भारत सरकार की ओर से प्रत्येक वर्ष अपने आप भरपूर उपयोग किया है। प्रत्येक वर्ष अपने विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए 3 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करवाई है। उसका आप भरपूर उपयोग कीजिए। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तथा महत्वपूर्ण पद हासिल नहीं किए तो अंत में आप लोगों को पश्चाताप होगा। दूसरी एक बात जो शिक्षित अछूत भाइयों में मुझे दिखाई देती है वह यह कि वे अपने वर्ग की लड़कियों के साथ विवाह नहीं करते। हमारी लड़कियों के साथ दूसरा कौन विवाह करेगा? आप लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज इतना ही। शेषकल। धन्यवाद।